पिछले लेक्चर में हमने विकास मापन के तरीकों के बारे में देखा, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP), जो 1990 से HDR प्रकाशित कर रही है। इस HDR में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, एक सूचकांक होता है जिसको मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। और मानव विकास सूचकांक में दुनिया के सभी देश, जितने भी देश हैं, उन देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है और उनको कोई देश पहले नंबर पर आता है, कोई दूसरे पर, कोई इस तरीके से निचले क्रम में आते जाते हैं, कोई अंतिम में भी आता है। तो वो रैंकिंग जो प्रदान की जाती है उसमें कुछ सूचक होते हैं, उन सूचकों को आधार बना करके रैंकिंग दी जाती है। उन सूचकों के आधार पर ही विकास नापा जाता है और रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो HDI में 3 श्रेणी के देश होते हैं। जैसे पहली श्रेणी में जो आते हैं वो उच्च मानव विकास वाले जो देश होते हैं वो आते हैं। दूसरी श्रेणी में मध्यम मानव विकास वाले देश और तीसरी में निम्न मानव विकास वाले देश आते हैं। तो ये श्रेणी कैसे निर्धारित की जाती है कि कौन सा देश उच्च में आएगा, कौन मध्यम में, कौन निम्न में आएगा? इस श्रेणी को निर्धारित करने के लिए कुछ पैमाने हैं। उन पैमानों को आधार बना करके ये श्रेणी निर्धारित की जाती है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो HDI में जो राष्ट्रों को, देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है, उनमें किन किन सूचकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रत्येक राष्ट्र में 3 सूचक देखे जाते हैं। पहला सूचक है शिक्षा का, दूसरा सूचक है स्वास्थ्य का और तीसरा सूचक है जीवन स्तर का। जीवन स्तर में मुख्यतः प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया जाता है। तो आइए पहले सूचक की चर्चा करते हैं। पहला सूचक शिक्षा है। तो शिक्षा के अंतर्गत 2 कैटेगरीज हैं, 2 अन्य संकेतक आते हैं शिक्षा के अंतर्गत। पहले जो संकेतक वो है कि पढ़ाई के सालों का औसत। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो अपने 25 वर्ष की आयु पूरी करने के दौरान उसने कितने वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की है। जैसे मान लीजिए मैंने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो अपने 25 वर्ष की आयु पूरी करने के दौरान मैंने कितने वर्षों तक स्कूली शिक्षा ग्रहण की है। तो इसका जो अधिकतम वैल्यू है वो 15 वर्ष है। अगर किसी देश में इस संकेतक का जो वैल्यू आता है वो 15 वर्ष आता है, तो उसको जो मैंने बताया ना कि HDI में 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है और 0 से 1 के बीच में वैल्यू जो है देशों को दी जाती है। तो अगर कोई 15 वर्ष किसी देश में आ रहा है इस संकेतक का मान, तो उसको 1 दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत दूसरा सूचक आता है पढ़ाई के अनुमानित साल का। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि किसी भी बच्चे की स्कूल में पढ़ने की अनुमानित साल कितना है। कहने का मतलब कोई भी बच्चा कितने वर्षों तक उसको स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है। तो इसका जो अधिकतम वैल्यू है वो 18 वर्ष है। और अगर कोई देश, किसी देश के स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको 18 वर्ष तक का मौका मिलता है पढ़ने का, तो उनकी वैल्यू 1 गिनी जाएगी। तो इस तरीके से शिक्षा सूचक के अंतर्गत 2 संकेतक आते हैं और उसी के आधार पर उसको वैल्यू 0 से 1 के बीच में प्रदान की जाती है। अब दूसरा सूचक स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य सूचक के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा नापी जाती है। जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है। कहने का मतलब जैसे आज कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो अनुमान कितना है कि वो आने वाले कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है, यही जीवन प्रत्याशा कहलाती है। तो भारत में जीवन प्रत्याशा की जो वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार जो जीवन प्रत्याशा है भारत की, वो 66.1% है।
तो इसकी भी न्यूनतम वैल्यू जो है वो 20 वर्ष रखी गई है और अधिकतम जो मान रखा गया है वो 83.57 वर्ष रखा गया है। तो जो राष्ट्र 83.57 वर्ष जीवन प्रत्याशा प्राप्त करता है उसकी वैल्यू 1 रख दी जाती है। तो ये दूसरा सूचक हो गया। और तीसरा जो सूचक है जीवन स्तर, मैंने बताया ही कि इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का आकलन किया जाता है। इसका जो न्यूनतम मान है वो $100 है और अधिकतम मान $87,478 है। तो अगर कोई देश $100 प्रति वर्ष उसकी प्रति व्यक्ति आय है तो ज़ीरो वैल्यू उसको दी जाएगी, और किसी का 87,000 के करीब है तो उसको 1 वैल्यू दी जाएगी। तो इस तरीके से तीनों सूचकों को 0 और 1 के बीच में मान देने के बाद उनका ज्यामितीय औसत निकाला जाता है, और इस आधार पर सभी देशों को, विश्व के सभी देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली है उच्च मानव विकास श्रेणी। इसके अंतर्गत जो देश 0.8 से लेकर के 1 के बीच वैल्यू पाए होते हैं उनको इस उच्च मानव विकास वाले देश की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी है मध्यम मानव विकास वाले देश, जिनका मान 0.5 से 0.79 के बीच होता है, वो मध्यम मानव विकास के अंतर्गत आते हैं। और तीसरी है निम्न मानव विकास वाले देश, जिनकी वैल्यू 0 से 0.49 के बीच में होती है, वो निम्न मानव विकास वाले देश की श्रेणी में आते हैं। HDI 2022 के अनुसार स्विट्ज़रलैंड पहले पायदान पर है 0.962 आंकिक मान के साथ। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा विकसित राष्ट्र माना गया है, और भारत 196 देशों की सूची में 132वें स्थान पर है, और इसका जो वैल्यू है 0.65 के करीब है, और ये मध्यम मानव विकास वाले देशों में सम्मिलित है। अब विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के बीच ये बहस का मुद्दा बना हुआ है कि क्या UNDP जिस तरीके से विकास का मापन करती है, जिन सूचकों का या संकेतकों का प्रयोग विकास मापने में वो करती है, क्या वे वास्तव में विकास को दर्शाते हैं? क्या ये जो विकास के सूचक हैं या जो विकास की बात की जा रही है, क्या ये विकास सही मायनों में लोगों को खुशहाली और लोगों को मानसिक शांति, ये सारी चीज़ें दे पाने में सक्षम हो पाया है? क्या अन्य सूचकों जैसे पर्यावरण की शुद्धता, खुशहाली और प्रतिष्ठा, अवसरों तक पहुंच आदि मुद्दों को सूचकों के तौर पर नहीं सम्मिलित किया जाना चाहिए? ये सारी बातें बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो आइए विकास का आत्मविश्लेषण करते हैं। आत्मविश्लेषण का मतलब होता है कि स्व को जानना, स्व का विश्लेषण करना, ताकि हम उसके वास्तविक अर्थ को खोज सकें कि स्व क्या होता है। तो यहाँ अगर हम विकास के आत्मविश्लेषण की बात करें तो विकास के आत्मविश्लेषण से तात्पर्य है विकास के वास्तविक अर्थ को खोजना। तो जब HDI की रिपोर्ट आई, HDI की रिपोर्ट में अगर आप देखें, जो पहले भी रिपोर्ट आई है HDI की, उसमें रैंक 1 से लेकर के रैंक 20 तक अधिकतर जो देश थे वो यूरोप के ही देश थे। तो यूरोपीय देशों को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में घोषित कर दिया गया कि भैया ये शुरू के 20 तक यही हैं, भैया ये विकसित राष्ट्र हैं। लेकिन जब सामाजिक वैज्ञानिकों ने उन देशों की सामाजिक दशाओं का, जीवन दशाओं का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि वहाँ जो भी विकास की बात चल रही वो तो ठीक है, विकास किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखा गया कि वहाँ पर जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं। वहाँ के जीवन में अपराध, भ्रष्टाचार, लूटमार, मादक पदार्थों का सेवन, बलात्कार, नैतिक पतन, ये सारी चीज़ें वहाँ भरी पड़ी हुई हैं, और वास्तव में ना मानसिक शांति है, ना लोग खुशहाली से जीवन जी रहे हैं। और इस तरीके की जो
तनाव और जो मानसिक समस्याएं हैं वो सारी चीज़ें वहाँ बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रही हैं। तो क्या वास्तव में ये जो विकास है, अगर हम कहें तो भौतिक विकास, ये जीवन के भौतिक पहलू का भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये जो विकास है, तो क्या ये वास्तव में वो खुशहाली, मानसिक शांति, ये सारी चीज़ दे पाया है? क्या अच्छे हालात, ये बेहतर हालात पैदा कर पाया है? तो विशेषज्ञों में विकास को फिर से परिभाषित करने को लेकर के बातें शुरू हो गई है कि इसको फिर से परिभाषित किया जाए, नए सूचकों का प्रयोग किया जाए और ऐसा विकास हो जो मानव को खुशहाली दे सके। तो अभी तक विकास को जिस तरीके से परिभाषित किया गया उसमें मुख्यतः भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति विकास कर दे, जैसे बेहतर आय की प्राप्ति, पोषण का अच्छा स्तर हो, स्वास्थ्य सुविधाओं तक अच्छी पहुंच हो, साक्षरता हो, इन सब चीज़ों की अगर पूर्ति हो रही तो हम मानते थे विकास हो रहा है। लेकिन ये जीवन का एक भौतिक पहलू है और जीवन का गैर भौतिक पहलू भी होता है। गैर भौतिक पहलू के अंतर्गत नैतिक मूल्य आते हैं, मानसिक शांति आती है, संतुष्टि आती है, खुशहाली आती है। तो क्या इनकी भी पूर्ति विकास कर पा रहा है? तो हम देखते हैं कि जीवन के जो गैर भौतिक पहलू हैं इनकी पूर्ति तो विकास नहीं कर पाता। अभी हमने देखा ही कि जो विकसित देश माने जाते हैं वहाँ का जब जीवन का अध्ययन किया गया तो कितनी ज़्यादा समस्याएं वहाँ के जीवन में दिखाई देती हैं लोगों की। तो अब विकास को फिर से परिभाषित करने के लिए, जिसमें जीवन के गैर भौतिक पहलू को भी ध्यान में रखा जाए, प्रयास किया जा रहा है। एक छोटा सा राष्ट्र है हिमालय की गोद में बसा हुआ, उसने विकास को अपने तरीके से परिभाषित किया, जिसमें उसने ज़िंदगी के भौतिक और गैर भौतिक दोनों पहलू को सम्मिलित किया और उसने जीडीपी के स्थान पर जीएनएच का इस्तेमाल किया। उसने कहा ग्रास नेशनल हैप्पीनेस हम निकालेंगे अपने राष्ट्र की, और ये राष्ट्र था भूटान। भूटान ने इसकी शुरुआत 1972 में की और भूटान ने कहा वास्तविक अर्थों में हम खुशहाली का मापन करेंगे, हम सकल घरेलू उत्पाद का मापन नहीं करेंगे। और उसने कहा कि अगर हमारे राष्ट्र की खुशहाली होगी, राष्ट्र के जो निवासी हैं अगर वो खुशहाल होंगे तभी सही मायनों में विकास होगा। और उसने कहा खुशहाली नापने के लिए इन पैमानों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसने कहा कि आय तो ठीक है, उच्च आय होनी चाहिए, उच्च प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपके राष्ट्र में सुशासन होना चाहिए। आपको सुशासन का भी मापन करना चाहिए। और आप समझिए कि केवल भूटान ही नहीं है जो सुशासन की बात को तवज्जो देता है। 1995 से वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई और वर्ल्ड बैंक ने भी इसको स्वीकार किया है कि राष्ट्रों में सुशासन होना चाहिए और ये विकास का एक आधार है। और बाद में जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं यूएन के, वर्ल्ड बैंक के, उन लोगों ने भी इसको अपने यहाँ के विकास के पैमाने में शामिल किया है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, आप देखते ही हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितने ज़्यादा सचेत हैं, इसीलिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संवर्धन, ये 4 सूचकों का इस्तेमाल करने की बात की गई है। सांस्कृतिक संवर्धन के अंतर्गत नैतिक मूल्यों को समाहित करना, आध्यात्मिकता को शामिल करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो नैतिकता और आध्यात्मिकता तो धर्म से जुड़े हुए विषय हैं, लेकिन अगर हम आज देखते हैं तो सभी राष्ट्र अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देते हैं, अर्थात हम ईश्वर को ही नकार रहे हैं। तो अगर राष्ट्र या राज्य ईश्वर को नकारेंगे, अगर वो धर्म को पूरी तरीके से नकार देंगे, अगर वो पूरी तरीके से धर्म को नकार रहे हैं तो कैसे वो आध्यात्मिकता से या कैसे वो सांस्कृतिक संवर्धन कर पाएंगे अपने राज्य का। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसी खुशहाली को नापने के लिए
अब संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN। वो हर वर्ष विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है। वर्ष 2023 की भी खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें पहले पायदान पर फिनलैंड है। 136 देशों की इस रिपोर्ट में भारत 126वें पायदान पर है। इस रिपोर्ट में 6 सूचकों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं 6 सूचकों को आधार मान करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसकी जो पहली रिपोर्ट आई थी वो 2012 में आई थी। 2012 से 2023 के बीच अब तक 10 रिपोर्ट आ चुकी हैं। हालांकि 2014 में कोई भी वार्षिक रिपोर्ट नहीं आई थी। तो ये जो 6 सूचक हैं वो है प्रति व्यक्ति आय। इसको परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर निकाला जाता है। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं PPP के बारे में। और दूसरी जो चीज़ है सामाजिक सहयोग, कि समाज में जो लोग रह रहे हैं क्या वो आपस में सहयोग करें। इन सब चीज़ों को भी आप देखिए कि खुशहाली में तो सही मायनों में विकास तभी होगा जब आपके समाज के जितने भी नागरिक हैं अगर वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और समाज सहयोग से ही चलता है, खुशहाली सहयोग से ही आती है। आप किसी की परेशानी में जब मदद करते हैं तो सामने वाला उस आपकी मदद को याद रखता है और आपकी भी ज़रूरत पड़ने पर वो आपके लिए खड़ा होता है। तो सामाजिक सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, एक अच्छी जीवन प्रत्याशा होनी चाहिए आपके राष्ट्र में, राज्य में, कि ये नहीं कि आपके यहाँ व्यक्ति पैदा होने के वर्ष से 50 वर्ष की आयु पूरी करते ही मर जा रहा है। आप एक अच्छी जीवन प्रत्याशा होनी चाहिए। इसके अलावा जीवन में चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हालांकि ये राजनीतिक विचार भी हैं कि अगर विकल्प नहीं होंगे, जैसे हम देखते हैं लोकतंत्र में विकल्प का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोकतांत्रिक देश हम अपने आप को कह रहे हैं और हमारे यहाँ एक ही उम्मीदवार प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो रहा है कि भैया एक ही उम्मीदवार है, अब हमारे पास विकल्प ही नहीं है, हम किसका चयन करेंगे, तो हमको उसी का चुनाव करना पड़ेगा और वही जा कर के संसद में बैठेगा। तो कम से कम 2 लोगों का होना अनिवार्य है। तो विकल्प होना चाहिए जीवन में। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से विकल्प की बात करता है। और दूसरा जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से विकल्प की बात, कि हमारे पास विकल्प होना चाहिए कि हम किस व्यवसाय का चुनाव करें। सभी के पास विकल्प मौजूद होने चाहिए कि कोई डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, या कोई क्लर्क या रेलवे में कुछ भी बन सकता है। वो चयन का उसके पास अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और 5वीं बात है उदारता की। और अंतिम है भ्रष्टाचार का बोध होना चाहिए कि आपके राज्य में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको उसके ऊपर विरोध करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन 6 सूचकों का इस्तेमाल करके विश्व खुशहाली रिपोर्ट तैयार की जाती है। और ये रिपोर्ट प्रयास ये किया जाता है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है, उसी दिन जारी की जाए। जो रिपोर्ट आई थी 2023 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट, उसका शीर्षक था बी माइंडफुल बी ग्रेटफुल। अब आइए बात करते हैं एक अगले अवधारणा की, जिसको कहते हैं नज एवं पब्लिक पॉलिसी। नज क्या है अभी बात करते हैं, और लोकनीति। तो आजकल नज का बहुत इस्तेमाल लोकनीति में हो रहा है। वैसे नज अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र की एक शाखा है, व्यवहार परक अर्थशास्त्र, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। वो ये मानता है कि कैसे लोगों से अपनी इच्छा अनुसार काम करवाया जा पाए। मतलब आप लोगों से अपनी इच्छा अनुसार काम करवा सकते हैं नज का इस्तेमाल करके। तो नज का अगर वास्तविक अर्थ देखा जाए तो ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को कोहनी से हल्का धक्का देना। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो आप उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो हल्का कोहनी से धक्का मार दीजिए, तो तुरंत आपकी तरफ पलट करके देखेगा। तो इसी को कहते हैं नज। तो भारत में जो पब्लिक पॉलिसी है, लोक नीति है, उसका निर्माण करने में नज का प्रयोग हालिया समय में बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और बहुत सफल रहा है नज का प्रयोग। तो जैसे नज का अगर एक उदाहरण देखें तो जैसे कैंटीन में जो
स्टूडेंट कैंटीन होता है वहाँ पर जो बिल काउंटर होता है, वहाँ बिल काउंटर के ऊपर फ्रूट्स रख दिए जाएं, फल रख दिए जाएं, तो जो भी स्टूडेंट बिल पेमेंट करने जाएगा वो उन फलों को देखेगा और सोचेगा कि मैं अगर अपने पैसे खर्च करूं तो फल को खरीदने में खर्च करूं। तो ये एक ऐसा प्रयास है, नज एक ऐसा प्रयास करता है जो उपभोक्ताओं के या जो भी हमारे यहाँ के लोग होते हैं उनके फैसले को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो सरकार भी नज का प्रयोग कर रही है। जैसे सरकार क्या करती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है तो उसको बदल करके बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, तो ये एक प्रभाव डालता है मानव मस्तिष्क के ऊपर कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना। इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए। तो जैसे स्वच्छ भारत से स्वस्थ सुंदर भारत की बात की जाती है, तो नज क्या करता है, लोगों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, उनके फैसले को बदलने की क्षमता रखता है। तो सरकार जो लोक नीति में नज का प्रयोग कर रही है, तो उसका जो उपयोग कर रही है अच्छे प्रभावशाली परिणाम हासिल करने के लिए 3 बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे पहला क्या है कि लोगों के व्यवहार पर सामाजिक और धार्मिक मानदंडों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर इन मानदंडों द्वारा लोगों के व्यवहार पर प्रभाव पड़ रहा है तो हमको इन मानदंडों का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों के मानसिक व्यवहार को बदलने के लिए। दूसरा है कि देखिए, कोई भी अच्छी आदत हो, उसका अच्छी आदत लोग लगातार उसका निर्वाह नहीं कर पाते हैं, छूट जाती हैं अच्छी आदतें। तो अगर लोगों में अच्छी आदतों को बनाए रखना है ताकि वो लगातार उसका निर्वाह करते रहें, तो आपको एक रिमाइंडर सेट करना पड़ेगा, बार बार उनको याद दिलाई कि आप उनके लिए ताली बजाई कि अरे ये तो आपकी बहुत अच्छी आदत है, शाबाश आप करते रहिए। तो वो करते रहेंगे, तो इससे भी उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा और वो आपके हिसाब से परिवर्तित होंगे। और तीसरा है, अगर लोगों को चयन करने का अवसर दे दीजिए तो लोग ऐसी चीज़ों का चयन करते हैं जिसका लगभग सभी जिससे सब सहमत होते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट नहीं होता कि जैसे कोई भी ऑप्शन होता है तो आप डिफ़ॉल्ट का चयन कर लेते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट में ऐसी सेटिंग होती है जिसमें सभी चीज़ें एक मध्यम स्थिति पर सेट होती हैं कि लगभग ये चीज़ें उसमें विद्यमान होती हैं। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो अब नज का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में किया जा रहा है। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही, बाकी कल चर्चा करेंगे। अब एक नए पाठ पर चर्चा करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव।